Hello students, welcome back to Computer Science Exam Correction. So in this video we are going to discuss about acid property of transaction. This is very important topic from the exam point of view. ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो वहां पर भी 5-7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजेक्शन. ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर भी 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. What are the acid properties of transaction? Properties ACID ये एक्रोनिम है. ठीक है, अब A stand for atomicity, fine. C stand for consistency, I stand for isolation and D stand for durability. ठीक है, atomicity, consistency, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. स्टूडेंट्स 1 मार्क्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एसिड. ठीक है, तो कई बार क्या होगा, आई में आइसोलेशन की बजाय इंटीग्रिटी होगा या कुछ और होगा. ठीक है, तो वो चेंज करके आपसे पूछ सकते हैं इसमें. तो आपको ध्यान रखना है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिसिटी क्या होती है. एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूट ऑल ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन और नन ऑफ देम. या तो ट्रांजैक्शन के ऊपर जिससे आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, या तो सभी के सभी ऑपरेशंस परफॉर्म हो या कुछ भी ना हो. ठीक है, हमारे रियल लाइफ में भी यही एग्जांपल चलता है. अगर किसी को भी डेटाबेस की थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है तो वो समझ जाता है. देखिए, आप जैसे बैंक ट्रांसफर की, बैंक ट्रांजेक्शन की हम बात करते हैं तो बैंक ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, या हम विड्रॉ की करते हैं या हम ट्रांसफ़र की करते हैं. ठीक है, और अगर किसी रीज़न से हमारी ट्रांजेक्शन बीच में फेल हो जाती है तो क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस स्टेप पर हमारी फेल हुई थी हम वहीं से रीस्टार्ट कर लेते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता. ट्रांजेक्शन अगर आपकी इन बिटवीन फेल हो जाती है तो हमें क्या है, इनिशियल स्टेट पे स्टार्टिंग से हमें ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो वही सेम एग्जांपल हम डेटाबेस के अंदर फिल करते हैं. अब एटॉमिसिटी में क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रांजेक्शन है. ठीक है, ट्रांसफर ₹500 फ्रॉम A to B. ठीक है, ये एक ट्रांजेक्शन है, आपको परफॉर्म करनी है. इस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे हमारे पास? रीड A, फिर A इक्वल टू A माइनस 500, क्योंकि आप ट्रांसफर करें 500 फ्रॉम A तो A से वो डिडक्ट हो जाएगा. उसके बाद राइट A, देन रीड B. अब B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B प्लस 500, क्योंकि B में वो ऐड हो रहा है. ठीक है, देन राइट B एंड देन कमिट. तो ये सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे इस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए. फाइन. अब देखिए स्टूडेंट, इनिशियली क्या है, A के पास है 1000 रुपीज और B के पास है 2000 रुपीज. ठीक है, अब आपने जैसे ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट की तो सबसे पहले A के पास क्या वैल्यू आ गई, 1000. अब 1000 में से डिडक्ट करके कितना अमाउंट बच गया, 500. ठीक है, अब डेटाबेस में A की वैल्यू क्या आ गई, 500. B की वैल्यू क्या रीड की है इसने, 2000. अब B की वैल्यू में क्या हुआ, 500 ऐड हो गया, तो अब जो B की वैल्यू क्या हो गई, 2500 हो गई है. ठीक है, उसके बाद हमने उसको राइट किया और कमिट किया. ये तो था एक नॉर्मल प्रोसेस. अगर आपकी ट्रांजेक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट होती है तो आपकी आउटपुट ये आनी चाहिए, A का बैलेंस आना चाहिए 500 और B का बैलेंस आना चाहिए 2500. ठीक है, अब मान लीजिए ट्रांजेक्शन आपकी यहां पर फेल हो गई. ठीक है, यहां पर ट्रांजेक्शन आपकी फेल हो गई. रीजन कुछ भी हो सकता है. फेलियर का पावर फेलियर हो सकता है, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है, या किसी कंकरेंसी कंट्रोल की वजह से भी ट्रांजेक्शन फेल हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो रीजन कुछ भी हो ट्रांजेक्शन फेल होने का, तो यहाँ पर मान लीजिए आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो गई तो क्या हुआ, डेटाबेस के अंदर A की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 1000 थी. उसके बाद आप राइट ए का मतलब क्या हुआ था कि हम डेटाबेस के अंदर वैल्यू लिख रहे हैं. लिखने के टाइम पर हमारी वैल्यू, ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन है ये फेल हो गई, तो अब ए के पास कितनी वैल्यू रह गई,
1000 की 1000 हो गई, और बी के पास क्या था, बी के पास हमारा 2500 हो गया, ठीक है। अब टोटल बैलेंस अगर ए और बी का ऐड करते हैं तो यहां पर आ रहा है आपका 3500, और यहां पर आना था आपका 3000, ठीक है, ए प्लस बी, और ये है आपका ए प्लस बी इक्वल टू दिस। फाइन, ट्रांजेक्शन आपकी फेल होने के बाद कारण आपका आंसर क्या आ गया, 35, जो कि गलत है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि डेटाबेस के अंदर इनकंसिस्टेंसी आ गई है। अब इस इनकंसिस्टेंसी को हैंडल कौन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि एटॉमिसिटी में जो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या आती है, इनकंसिस्टेंसी की, कि इंस्ट्रक्शन अगर फेल हो गई है तो इनकंसिस्टेंसी आती है। तो प्रॉब्लम आप क्या बताएंगे, इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। और इस इनकंसिस्टेंसी को कौन हैंडल करता है, रोल बैक और अबोर्ट कमांड इस इनकंसिस्टेंसी को हैंडल करती है, ठीक है। कैसे हैंडल करेगी, रोल बैक का मीनिंग क्या होता है, अनडू ऑल द मॉडिफिकेशंस दैट आर डन बिफोर द ट्रांजेक्शन फेलियर, ठीक है। जितने भी ट्रांजेक्शन फेलियर होने से पहले जितने भी मॉडिफिकेशंस आपने किए थे वो सारे के सारे आपके अनडू हो जाए, ठीक है। अब अनडू हो जाएंगे तो क्या होगा, यहां से आप रोल बैक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब रोल बैक हमने स्टार्ट किया तो क्या हुआ, इनिशियली रीड हमने की थी वैल्यू ए की 1000, ठीक है। यहां पर मैं दोबारा लिख लेती हूं, ए की वैल्यू हमारे पास थी 1000। ये बता रही हूं मैं कि कैसे रोल बैक काम करेगा। अब ए में से माइनस तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, ए इक्वल टू ए माइनस 500, राइट ए, जब आप राइट नहीं कर पाए हैं तो क्या हुआ कि ए की वैल्यू जो है 1000 की 1000 रह गई, ठीक है। सिमिलरली बी पर जब आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया था बी प्लस 500, ये भी अनडू होगा, तो बी की वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू थी 2000 वो भी आपकी एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार 1000 आया, एक बार ए माइनस 500 आया, तो ये 500 आ गई थी वैल्यू। उसके बाद ट्रांजेक्शन यहाँ पर फेल हो गई थी इस पोजीशन पर फेल होते हमने क्या किया, इसको रोल बैक किया तो सारे के सारे जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए थे वो अनडू हो गए। अनडू होते क्या होगा कि 1000 से 500 क्या था, अब आपका दोबारा से क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो इस तरीके से रोल बैक कमांड आपकी हेल्प करती है इनकंसिस्टेंसी को हैंडल करने के लिए एटॉमिसिटी के टाइम पर, ठीक है। तो ये रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट है आपका रोल बैक, ठीक है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये था आपका एटॉमिसिटी। अब बात करते हैं हम आइसोलेशन की। फाइन, यस स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम आइसोलेशन की। आइसोलेशन का मीनिंग क्या होता है कि इफ 2 और मोर ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट कंकरेंटली, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा ट्रांजेक्शंस अगर आपकी कंकरेंटली एग्जीक्यूट होती है विदाउट इंटरफियर टू ईच अदर, ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शंस हैं T1 और T2, ठीक है, एक दूसरे को ये इंटरफेयर नहीं कर रही है, कोई लेना देना इनका आपस में नहीं है, तो अगर आप इनको पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको बोलते हैं आइसोलेशन, ठीक है। अब देखिए आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि सेपरेट और इंडिपेंडेंटली अगर आप नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ तो मैंने 2 ट्रांजेक्शन का एग्जांपल दिया, अगर आपके पास 1000 ट्रांजेक्शन भी हैं, बैंक में होता है 1000 ट्रांजेक्शंस एक बार में एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है, लेकिन वो कौन सी एग्जीक्यूट होती हैं, वो इंडिपेंडेंट जिनके अकाउंट होल्डर मान लो अलग अलग हैं, 1000 कस्टमर हैं, उन 1000 कस्टमर्स की इंडिपेंडेंटली वो ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट होती है, उनका एक दूसरे से कोई इंटरफेयर नहीं होता, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, उसको बोलते हैं आइसोलेशन, ठीक है। हमारे पास जब भी हम किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर में भी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जब हम किसी भी एक से ज़्यादा प्रोग्राम है या ट्रांजेक्शन है उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है आपके पास सीरियल, ठीक है, सीरियल शेड्यूल होता है, और दूसरा होता है आपके पास कॉन्करेंट शेड्यूल। फाइन, अब सीरियल शेड्यूल में आपको पता है कि पहले जो ट्रांजेक्शन T1 एग्जीक्यूट होगी, अब T1 एग्जीक्यूट होगी तो मान लीजिए ये स्टेप्स हैं, रीड ए,
A इक्वल टू A माइनस 500, राइट A, ठीक है, देन रीड B और B इक्वल टू B प्लस 500 एंड देन राइट B, ठीक है। ये ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म होंगे और जैसे ही आपकी ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है तो ट्रांजेक्शन T2 स्टार्ट हो जाएगा, वो करेगा रीड A और रीड B और फिर करेगा ये A प्लस B। ये तो स्टूडेंट था सीरियल का। सीरियल में जैसे ही आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते उसके बाद हम सेकेंड ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस सीरियल शेड्यूल की प्रॉब्लम क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जबकि आपको पता है कि हमारा सीपीयू बहुत ज़्यादा कैपेबल है और जबकि हम कैपेबल सीपीयू को एक ही प्रोग्राम, एक ही ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए दे रहे हैं, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सीपीयू आइडल रहेगा, ठीक है। इससे आपके सिस्टम की जो थ्रूपुट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका भी हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है और हमारा जो आउटपुट है उसमें भी कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो थ्रूपुट को इंक्रीज करने के लिए हम एक नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करते हैं, कंकरेंट कराते हैं। कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि आप दो ट्रांजेक्शंस को T1 और T2 को पैरेलली रन करते हैं, ठीक है। अब देखिए पैरेलल कैसे, रीड A इक्वल टू A माइनस 500, राइट A, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, रीड A, फाइन। उसके बाद रीड B इक्वल टू B प्लस 500, राइट B। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे रीड टू B किया और यहाँ पर मैंने A प्लस B का एडिशन किया, फाइन। तो स्टूडेंट्स ये था पैरेलल, ठीक है, कि आपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन की 3 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद आपने ट्रांजेक्शन T2 की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, पैरेलली कर रहे हैं काम, ठीक है। लेकिन एक बात जो हमें इसमें ध्यान रखनी होती है कि करंट शेड्यूल से भी आपकी आउटपुट वही आनी चाहिए जो कि आपकी सीरियल शेड्यूल से आती है, ठीक है। अगर आपकी कंकरेंट शेड्यूल में आउटपुट अलग आ रही है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी आप फोकस कीजिए कि कंकरेंट शेड्यूल में भी वही आउटपुट होनी चाहिए जो आपकी सीरियल आउटपुट में है, तभी हम आइसोलेशन में होंगी, ठीक है। अगर आउटपुट में डिफरेंस आ गया तो हम कंकरेंसी शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे और कंकरेंसी शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो हमारे जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होंगे, ठीक है। तो हमें इस तरीके से कंकरेंट शेड्यूल करना है कि हमारी आउटपुट सेम रहे जो कि आपकी शेड्यूल की थी। अब कैसे, देखिए, अब A की वैल्यू है यहाँ पर 1000 और B की वैल्यू है 2000, फाइन। अब यहाँ पर A की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी और B की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2500 हो जाएगी। अब दोनों का जो एडिशन आएगा आपका, यहाँ पर 500 और यहाँ पे आपका 2500, तो दोनों का एडिशन आएगा आपका 3000, फाइन। सिमिलरली जब इन्हीं ट्रांजेक्शन को आप कंकरेंट वे में एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, A की वैल्यू आपकी सिमिलरली यहाँ पे 1000 है और B की वैल्यू यहाँ पर आपकी 2000 है, फाइन। अब A की वैल्यू में जैसे ही माइनस किया तो क्या हुआ, 500 आ गया। अब उसके बाद हमने A की वैल्यू को यहाँ पर रीड कर लिया। अब A की वैल्यू क्या थी, 500 ही थी क्योंकि हम राइट कर चुके हैं A की वैल्यू में, ठीक है। उसके बाद हमने B की वैल्यू 2000 यहाँ पे रीड की, उसमें हमने एडिशन परफॉर्म किया। एडिशन परफॉर्म करने के बाद हमने उसको राइट कर दिया। राइट करने के बाद क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको B की, 2500। तो इस तरीके से जब आप A प्लस B करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, 3000, ठीक है। तो ये केस तो है आपका कंसिस्टेंसी का, ठीक है। अगर आपके कंसिस्टेंट रिजल्ट आते हैं तब तो कंकरेंट शेड्यूल ओके है, अदरवाइज हमारे पास कंकरेंट शेड्यूल को हैंडल करने के लिए कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट एक कंपोनेंट है जो हम यूज करते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे एटॉमिसिटी में मैंने बताया था कि रोल बैक एक रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट है, ठीक है। ऐसे ही आइसोलेशन में एक कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट है जो कंसिस्टेंसी को हैंडल करेगा, ठीक है।
अब ये तो था आपका कंसिस्टेंट, यहाँ पर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनकंसिस्टेंस कैसे हो सकता है, आप ये देखो, मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके बाद मैंने यहाँ पे रीड ए किया, ध्यान देना इस चीज पे, और यहां पर मैंने रीड बी किया, फाइन। अब देखिए स्टूडेंट, जब तक मैं राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करती हूं तो मेरे डेटाबेस को कैसे पता चलेगा कि पहले इसकी वैल्यू 1000 थी, अब उसकी वैल्यू जो होगी 500 होगी। भले ही मैंने यहाँ पर a इक्वल टू a माइनस 500 कर दिया, लेकिन जब तक मैं डेटाबेस में राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगी तो डेटाबेस को नहीं पता चलेगा कि मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है या a की जो वैल्यू कुछ चेंज हुई है। तो वो a को क्या रीड करेगा, वो 1000 ही रीड करेगा यहाँ पर। सिमिलरली यहां पर मैंने क्या किया, b प्लस 500 किया। राइट करने से पहले मैंने क्या किया, R2 ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन b डेटा आइटम पर अप्लाई किया। तो अब b को क्या वैल्यू मिली चाहिए, यहां पे 2000, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर वैल्यू आ गई आपकी 1000 और यहां पर वैल्यू आ गई आपकी 2000। अब यहां पर इनकंसिस्टेंसी कैसे आ गई, अगर आपको डिस्प्ले करानी है, मैं यहां पर करा देती हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले करा देती हूँ ट्रांजेक्शन T2 के अंदर डिस्प्ले ए, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1000, जबकि थोड़ी देर में आपको पता चल रहा है कि ए की वैल्यू क्या आ रही है आपकी यहाँ पे 500। तो ये क्या हुआ, ये आपकी इनकंसिस्टेंसी। तो इस टाइप की इनकंसिस्टेंसी की पॉसिबिलिटी है और ज्यादा पॉसिबिलिटी है कंकरेंट शेड्यूल में। तो इनकंसिस्टेंसी को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट। और आइसोलेशन का क्या होता है कि इफ टू और मोर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कंकरेंटली विदाउट इंटरफेयर टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द आइसोलेशन। हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट भी चाहिए और रिसोर्सेज का भी बेटर यूटिलाइजेशन चाहिए, तो हमें यहाँ पर इस प्रॉब्लम को भी हैंडल करना पड़ेगा, जो हम कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट कंपोनेंट की हेल्प से हैंडल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आइसोलेशन। अब हम करेंगे ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, ट्रांजेक्शन शुड एबल टू रिकवर अंडर एनी केस ऑफ फेलियर। किसी भी सिचुएशन में अगर आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है और अगर आप उसको रिकवर कर लेते हैं, दैट इज द ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। मान लीजिए आपका डेटाबेस परमानेंटली कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क की आपकी क्रैश हो गई और आपके पास डेटाबेस की सिंगल कॉपी कहाँ पर है, एक सिंगल हार्ड डिस्क में है, आपके पास उसकी डुप्लीकेट कॉपीज नहीं है डेटाबेस की। तो क्या हुआ, एक हार्ड डिस्क क्रैश होती है, आपका डेटाबेस खत्म हो गया वहां से, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए तो हम जनरली क्या करते हैं, हम मल्टीपल रिडंडेंट कॉपीज रखते हैं अपने डेटाबेस की डिफरेंट हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिडंडेंट, RAD, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है। रेड की हेल्प से, रेड आर्किटेक्चर होता है हमारे हार्ड डिस्क उसका, ठीक है। रेड आर्किटेक्चर की हेल्प से हम क्या करते हैं कि हमारी अगर हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो हम उसकी मल्टीपल रेप्लिकाज रखते हैं, ठीक है। अब रेड 1, इसकी डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, रेड 0 और रेड 1, आई थिंक 5th और 6th तक है इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि रेड 0 क्या करता है, रेड 1 क्या करता है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ रेड 0 और रेड 1 की करते हैं। रेड 0 के अंदर क्या होता है कि नो डुप्लीकेट कॉपी मेंटेन्ड। देखो, अगर आपके पास एक ही हार्ड डिस्क है, उसी में आपका डेटाबेस है, वही हार्ड डिस्क आपकी फेल हो गई है, तो उस आर्किटेक्चर को बोलते हैं रेड 0 आर्किटेक्चर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि 100% आपका डेटा लूज होगा ही होगा, ठीक है। सिमिलरली रेड 1 में को हम मिरर इमेज भी बोल देते हैं। मिरर इमेज, इसका मीनिंग क्या होता है
कि एक हम हार्ड डिस्क की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर रखते हैं, ठीक है, कि जैसे हमारी एक हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो हम उसकी डुप्लीकेट कॉपी से अपना काम चला लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिरर इमेज। एक इमेज जो आपकी हार्ड डिस्क की ओरिजिनल इमेज है उसकी मिरर इमेज हम बनाकर रखते हैं, ठीक है। अब RAID 1 में क्या होता है कि आपका अगर डेटा करप्ट होता है एक हार्ड डिस्क की क्रैश की वजह से, तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे? दूसरी हार्ड डिस्क से, ठीक है, RAID 1 आर्किटेक्चर की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स ये था ड्यूरेबिलिटी। अब एक और क्वेश्चन बनता है ड्यूरेबिलिटी के केस में कि ड्यूरेबिलिटी में जो आपका डेटा लूज होता है उसको कौन हैंडल करता है? आपका आंसर रहेगा यहाँ पर भी रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट। रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट। ये मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस इसलिए बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इन पर ध्यान देना। कई बार क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाते हैं, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन हम थोड़ी सी भी एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है। एनालिसिस हमें करनी चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटी है इस पोर्शन से, ठीक है। तो वो साथ ही साथ मैं आपको बताती जाती हूँ कि यहाँ से भैया ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, तो प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका ड्यूरेबिलिटी। हम लास्ट में बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। हम लास्ट में क्यों बात करें कि कंसिस्टेंसी का जिक्र मैंने एटोमिसिटी में भी किया था, आइसोलेशन में भी किया था, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है? बिफोर और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन डेटाबेस शुड बी कंसिस्टेंट। प्लीज नोट इट डाउन। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कंसिस्टेंट की डेफिनेशन। बिफोर और आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन डेटाबेस शुड बी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो डेटाबेस की जो वैल्यू है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे मैंने आपको आइसोलेशन में बताया था, आपकी इनकंसिस्टेंसी आ रही थी जब आप कंकरेंसी शेड्यूल को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइप की इनकंसिस्टेंसी ना आए, ठीक है। तो कंसिस्टेंस वही रहता है कि हर जगह आपको सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। एक लाइव एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज है, ठीक है। मैंने एटीएम से 20,000 विड्रॉ किया और एटीएम से मेरी जो बैलेंस की रिसिप्ट आई वो क्या आई? 30,000, ठीक है। अब मैंने अपनी मेन बैंक की ब्रांच में जाकर अपना बैलेंस चेक किया, ठीक है। अगर वो 30,000 मिलता है तो इसको तो बोलेंगे हम कंसिस्टेंट, और अगर वही 50,000 मिलता है कि वो 20,000 की जो मैंने एटीएम से विड्रॉ की थी वो ट्रांजेक्शन वो शो नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंसी। और अगर इस टाइप की इनकंसिस्टेंसी होगी तो हमारा क्या है? डेटा की जो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। हम लोग बैंक पर विश्वास करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं एसिड प्रॉपर्टी, ये हमारी रियल लाइफ में काम आती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बैक एंड में ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक एसिड प्रॉपर्टीज का। प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे